लेट्स बिगिन। ये रहने वाला है लेक्चर 1 ऑफ फिजिक्स और इस लेक्चर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप इस जर्नी में मेरे साथ बने रहोगे तो फिजिक्स में आपको मज़ा आएगा। मतलब वन डे यू विल स्टार्ट फील दिस सब्जेक्ट, दैट्स माय प्रॉमिस। इस लंबी सी जर्नी में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं इसकी बात करते हैं। तो अगर मैं इस सब्जेक्ट को समराइज करूं चैप्टर्स में, तो क्लास 11th में टोटल 14 चैप्टर रहने वाले हैं। एंड बिलीव मी, इन 14 चैप्टर्स को सीख लेने के बाद आप वैसे नहीं रहने वाले जैसे अभी आप हो, है ना। आपकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका होगा और आपको अपने यूनिवर्स के बारे में बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चल चुकी होंगी। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि अर्थ इलिप्टिकल पाथ पे क्यों घूमती है, या पानी की बूंद गोली क्यों होती है। इसी तरीके से हल्की या भारी चीज़ एक ही टाइम में नीचे क्यों आती हैं। और ऐसे ही ना जाने अनगिनत क्वेश्चंस, इन सब के आंसर्स हमको इस पूरे लेक्चर्स के कंप्लीट होने के बाद मिलने ही वाले हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा रहने वाला है ये सफ़र, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको एंजॉय करोगे मेरी तरह। तो फर्स्ट चैप्टर, अगर मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलूँ तो यूनिट एंड मेजरमेंट रहने वाला है। हालांकि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोगों के लिए जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा वो मैथमेटिकल टूल रहेगा। ये चैप्टर एनसीईआरटी में नहीं है बट कराना पड़ता है, क्योंकि मैथमेटिकल टूल या बेसिक मैथ्स, इसको दो नामों से जाना जाता है। मैथमेटिकल टूल भी बोल सकता हूँ या बेसिक मैथ्स भी बोल सकता हूँ। तो फिजिक्स को सीखने के लिए ना मैथ्स आना बहुत जरूरी है। और हम ये भी कह सकते हैं कि मैथ्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अब वो मैथ्स नहीं जो हमने 9th 10th में सीखी थी, थोड़ी 9th 10th से एडवांस वाली मैथ्स। अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट हो, अगर लेट से आपके पास बायोलॉजी है, तो आप कभी मैथ्स पढ़ोगे ही नहीं 11th 12th वाली। तो वो सभी मैथ्स जो हैं वो हम फर्स्ट चैप्टर में यानी कि मैथमेटिकल टूल में पढ़ते हैं। इसको ज़्यादातर हम लोग जीरोथ चैप्टर मानते हैं। तो हमारा जीरो वाला जो चैप्टर है उसका नाम रहता है मैथमेटिकल टूल। फिर स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो पहला चैप्टर हमारा रहने वाला है यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसमें हम लोग सीखेंगे चीज़ों को आखिर नापा कैसे गया। हमको कैसे पता चला कि 1 मीटर की लंबाई इतनी ही होनी चाहिए, या 1 केजी का वजन सबसे पहले कैसे डिसाइड हुआ होगा। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसमें ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रेट लाइन में मोशन करेंगे, मोशन की फील लेंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। मोशन इन अ प्लेन, जिसमें ऑब्जेक्ट हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन की एंट्री होने वाली है। बड़ा मज़ेदार और वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हमें इस चैप्टर में मिलने वाले हैं। इसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर, जिसमें जैसा कि चैप्टर के नाम से समझ में आ रहा है, वर्क को सिखाने वाला हूँ मैं आप लोगों को, एनर्जी को सीखेंगे, पावर को सीखेंगे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास की बात करता है, रोटेशनल मोशन की बात करता है ये चैप्टर। ग्रेविटेशन, क्या खूबसूरत चैप्टर है। तो जब हम लोग इतने चैप्टर्स, मतलब ये सब आपस में कनेक्टेड ही हैं, तो जब हमारे फर्स्ट 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तब जाकर हम लोग पहुंचेंगे ग्रेविटेशन पर। और ये चैप्टर हम लोगों को यूनिवर्स के बारे में समझाएगा, है ना। इस चैप्टर से हमें समझ में आएगा कि सैटेलाइट किस तरीके से लॉन्च होते हैं, सैटेलाइट का टाइम पीरियड किस तरीके से डिसाइड होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होते हैं, इंटरनेट किस तरीके से काम करता है, और भी बहुत कुछ। इसके बाद हमारे पास चैप्टर्स हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अगर आप लोग बीटेक करते हो और अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच मिलती है तो ये दो चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर हम लोग थोड़ा हीट के बारे में सीखेंगे, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि इंजन कैसे काम करता है, चाहे वो कार का इंजन हो, पेट्रोल इंजन हो, डीजल इंजन हो, ये सब आखिर काम कैसे करते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग गैस के बारे में सीखेंगे। ऑसिलेशन और वेव में हम लोग वेव्स के बारे में सीखेंगे, साउंड वेव के बारे में
स्पेशली डिस्कशन होगा इस चैप्टर में। तो क्लास 11th के सिलेबस में तो बस इतना सही है। अब बात करते हैं क्लास 12th के सिलेबस की। तो क्लास 12th में हमारे कितने चैप्टर रहने वाले हैं? तो अगर मैं अगेन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलूं तो क्लास 12th में भी मेरे पास टोटल 14 चैप्टर्स ही रहने वाले हैं। ओके, ये चैप्टर्स होंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के बारे में जानेंगे जब हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज स्टैटिक होगा। ओके, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में जानेंगे। आप लोगों ने शायद देखा भी होगा कि हमारे फैन में एक कैपेसिटर लगा होता है वाइट कलर का सिलेंड्रिकल शेप का, तो आखिर वो किस तरीके से वर्क करता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे, करंट कैसे फ्लो करता है, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी जो आप लोगों ने क्लास 10th में थोड़ा बहुत सीखा है उसकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद फिर हमारे पास आता है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर और मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो इन दोनों में हम लोग मैग्नेट के बारे में जानने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सीखने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, तो करंट बनता है मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से, जो कि इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। अल्टरनेटिंग करंट, हमारे घरों में जो करंट आता है वो एसी करंट होता है, तो आखिर वो किस तरीके से प्रोपोगेट होता है, उसमें कौन कौन सी कैलकुलेशंस काम करती हैं, वो पावर हाउस से हमारे घरों तक किस तरीके से पहुंचता है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, ये सब हम लोग सीखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बहुत ही छोटा बट बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे चारों तरफ हैं, चाहे वो एफएम वेव हो, रेडियो वेव्स हो, माइक्रोवेव्स हो, तो ये आखिर किस तरीके से काम करती हैं, हमारा मोबाइल फोन किस तरीके से काम करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हम लोग मेनली टेलीस्कोप के बारे में सीखेंगे, टेलीस्कोप कैसे काम करता है, माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है ना। वेव ऑप्टिक्स के बारे में जानेंगे, लाइट की प्रॉपर्टीज सीखेंगे, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। यहाँ पर हमको समझ में आएगा कि लाइट हमारा पार्टिकल भी है, वेव है ये तो हमने 10th क्लास में सीखा, बट लाइट पार्टिकल भी है। और हाँ, कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर्स भी हम लोग यहाँ सीखेंगे, जैसे कि एटम्स हो गया, न्यूक्लियाई हो गया, और ये केमिस्ट्री से अलग है। तो जो नॉलेज आप केमिस्ट्री में गेन करोगे उससे थोड़ी सी अलग नॉलेज हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं। और इसके बाद वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जितनी भी कंप्यूटर्स की चिप्स हैं, कंप्यूटर्स के अंदर जो मैकेनिकल लैंग्वेज यूज होती है, उन सब की जो नॉलेज है वो हमको इस चैप्टर में मिलने वाली है। कुल मिलाकर एक लेंदी सा सब्जेक्ट है, बहुत कुछ सीखने के लिए है, बड़ा मजा आने वाला है। ये ओवरऑल कोर्स का मैंने आपको एक प्रोटोटाइप दे दिया है, और जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, हमारी जर्नी स्टार्ट होगी मैथमेटिकल टूल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल टूल, ये 0th चैप्टर है, क्योंकि ये हमारा एनसीईआरटी में नहीं होता, तो हम लोग इसको अलग से पढ़ते हैं, मैथमेटिकल टूल। अभी के लिए मैं ये मान के चलता हूं कि अगर आप नीट के एस्पिरेंट्स हो, यानी आपके पास पीसीबी है, तो फिर हम लोगों को मैथ्स की ज्यादा कुछ रिक्वायरमेंट तो देखो रहती नहीं है। तो हमको कौन कौन सी ऐसी मैथ्स हैं जो 11th-12th में सीखनी पड़ेगी, जिसकी हेल्प से हम लोग फिजिक्स सीख सकें। तो हमारे पास टोटल मैथ्स की 4 ब्रांच या 4 बुक रहने वाली हैं। ट्रिगोनोमेट्री, जिसको मैं स्टार्ट करूंगा, सेकंड कैलकुलस, थर्ड एलजेब्रा, एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो ये 4 बुक रहने वाली हैं, और इन 4 बुकों का थोड़ा 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 हिस्सा जो है वो फिजिक्स में यूज होता है ना। इसीलिए हमको पहले वो सारी मैथ्स, वो टोटल मैथ्स सीख लेनी है जो हमारे इंटायर फिजिक्स में यूज होने वाली है। तो अभी हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, फिजिक्स को समझने के लिए जिन टूल्स की जरूरत पड़ने वाली है, जिस मैथ्स की जरूरत पड़ने वाली है, हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट भी मैं वहां से करूंगा जो आपको थोड़ा बहुत आता है। लाइक आपने ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th में थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, सभी पढ़कर आते हैं। तो हम क्लास 10th की ट्रिगोनोमेट्री से स्टार्ट करेंगे, फिर इसको क्लास 11th और 12th की ट्रिगोनोमेट्री के साथ रिलेट करेंगे, और पूरा सब कुछ पढ़ने वाले हैं, टोटल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाले हैं फिजिक्स के लिए। सो लेट्स बिगिन।
ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फिजिक्स, है ना? फिजिक्स है क्या? अब फिजिक्स बनी कैसे, है ना? तो बहुत सारी चीजें हैं, तो लेट्स लर्न अबाउट समथिंग विच इज नोन एज फिजिक्स, है ना? तो इसका इंट्रोडक्शन टाइप कुछ है और हम इसकी इंपॉर्टेंस भी समझने वाले हैं। तो ह्यूमंस आर ऑलवेज क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम, या वी नो the inquiring and imaginative human mind has responded to the wonder and awe of nature in different ways। तो इंसान हमेशा से इस चीज में इंटरेस्टेड था कि नेचर कैसे वर्क करता है ना? और ऐसे ना जाने ढेरों क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स हमको जानने थे, लाइक व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल्स, डे नाइट कैसे होते हैं, है ना? और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं कि वॉल्केनिक इरप्शंस कैसे होते हैं, है ना? ये सब क्वेश्चंस आए होंगे ह्यूमन के माइंड में। हाउ डज अ रेनबो फॉर्म, सिमिलरली द टाइड्स, द रोटेशन, द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, द प्लैनेट्स, गैलेक्सी, ईटीसी। तो इन सभी क्वेश्चंस ने ह्यूमन को विवश किया क्यूरियस बनने के लिए। तो ऑल दीज क्वेश्चंस लीड टुवर्ड्स क्यूरियोसिटी, मतलब जिज्ञासा की तरफ ह्यूमंस लोग गए। क्यूरियोसिटी, तो क्यूरियोसिटी ने लीड किया टुवर्ड साइंस। तो पहले क्यूरियोसिटी आई और उसके बाद साइंस डेवलप हुई। ओके, नाउ साइंस क्या होती है, साइंटिफिक मेथड्स क्या होते हैं? तो साइंस इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड natural phenomena in such a detail and depth as possible and use of knowledge so gained to predict, modify and control phenomena। तो साइंस सिस्टमैटिक अटेम्प्ट होता है, पहली बात, ठीक है? इससे क्या होता है, हम नेचुरल फिनोमिना को समझते हैं, डिटेल में समझते हैं, डेप्थ में समझते हैं, और उनकी हम स्टडी से फ्यूचर में आने वाले इंपॉर्टेंट इवेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा साइंस की डेफिनेशन हो गई। नाउ साइंस जो है वो लैटिन वर्ड साइंटिया, ओके, इससे बना है, जिसका मतलब होता है टू नो। ओके, तो साइंटिया का मतलब होता है टू नो, मतलब जानना। संस्कृत वर्ड होता है विज्ञान, आप लोगों ने सुना होगा। एंड द अरेबिक वर्ड इल्म कन्वे सिमिलर मीनिंग, नेमली नॉलेज। तो संस्कृत में हम इसको विज्ञान बोलते थे और अरेबिक लैंग्वेज में इसको इल्म बोला जाता था, है ना? साइंस में हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, है ना? ढेरों ढेरों एक्सपेरिमेंट होते हैं और उसके बेसिस पर ही फिर हम साइंस फॉर्मुलेट करते हैं। और स्कोप तो देखो भाई साइंस का बहुत ही ज़्यादा वाइड है ना? तो फिजिक्स है, इसमें केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये सब हम लोगों को पढ़नी है। ओके, चलिए अब फिजिक्स की बात करते हैं, है ना? क्योंकि हमारे काम का फिजिक्स है। तो अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो मीनिंग क्या होता है इसका? तो द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड नेचर। ओके, नेचर से बनाइए। संस्कृत में इसको बोला जाता है भौतिकी। ओके, दैट इज यूज टू रेफर टू द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिक्स में हम लोग फिजिकल वर्ल्ड के बारे में समझते हैं, भौतिकी बोला जाता है इसको संस्कृत में। ओके, फिजिक्स क्या है फिर? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। बहुत ही कम शब्दों में अगर मुझे फिजिक्स को डिफाइन करना है तो आई कैन डिफाइन इन दिस मैनर कि फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज, दैट्स इट। Different event in nature takes place according to some basic laws and revealing these laws of nature from the observed event in physics। तो हमारी देश और दुनिया में जो भी इवेंट हो रहे हैं उनकी जो साइंटिफिक स्टडी है वो जिस सब्जेक्ट के अंदर हमको करनी है दैट इज फिजिक्स। डिफरेंट इवेंट, तो फिजिक्स ने कौन कौन से इवेंट एक्सप्लेन करे हैं कि अर्थ सन के चारों तरफ कैसे घूमती है, मून अर्थ के चारों ओर कैसे घूमता है। ओके, इसके अलावा अगर आप देखो तो एप्पल जो है वो नीचे गिरता है। तो ये दोनों चीजें देखने से बिल्कुल अलग अलग लगती हैं,
बट इन रियलिटी इन दोनों ही केसेस में सेम फिनोमिना काम करता है ना। और जो टाइड्स आती हैं, है ना, वो भी, तो इन सब में सेम फिनोमिना काम करता है, राइट। तो टाइड्स इन अ सी ऑन अ फुल मून नाइट, तो ये सब होता है। ऑल कैन बी एक्सप्लेन्ड इफ वी नो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या जिसे हम बोलते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अगर किसी ने पढ़ लिया होगा तो वो आसानी से इन सबको समझ सकता है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड चेंजिंग द रूल्स। इसका मतलब क्या है, मतलब अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो ये डायनेमिक सब्जेक्ट है। डायनेमिक का मतलब ये है कि ये समय के साथ इसका सिलेबस और बढ़ता जाता है। ओके, क्योंकि साइंस ग्रो कर रही है, फिजिक्स ग्रो कर रही है, तो उसके साथ साथ हमारी नॉलेज भी ग्रो कर रही है। If the existing theory is unable to explain new observation, then it causes a change in science। तो अगर कोई एक एक्सपेरिमेंट होता है जिस एक्सपेरिमेंट को हम पुराने रूल्स से डिफाइन नहीं कर सकते, तो नए रूल्स बनाए जाते हैं। ओके, इसका एक एग्जांपल है मास एंड एनर्जी। तो आइंस्टीन से पहले तक ये माना जाता था, वी यूज टू थिंक मास एंड एनर्जी आर डिफरेंट, बट आइंस्टीन प्रूव्ड दैट बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल एंड गेव मास एनर्जी इक्वेशन एज दिस वन। तो आइंस्टीन ने बताया कि नहीं, एनर्जी मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पर ई एनर्जी होती है, और ये सेम फिनोमिना काम किया था एटॉमिक बॉम्ब को बनाने में। एम मास होता है एंड सी इज स्पीड ऑफ लाइट। एक और एग्जांपल है इंक्रीजिंग मास। तो न्यूटन ये मानते थे कि मास जो है वो कभी भी स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर आप स्पीड को बढ़ाओगे भी या घटाओगे भी तो मास के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट ये वाली बात भी गलत है। बट Einstein theory of relativity says when speed v is comparable to speed velocity of light, तो mass of the object will increase। तो आइंस्टीन ने बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉर्मल स्पीड से चलता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो स्पीड ऑफ लाइट या उसके आसपास चलता है देन इट गेन सम मास। तो मास ऑल्सो डिपेंड्स ऑन स्पीड, है ना। और इसके लिए उन्होंने पूरा फॉर्मूला भी दिया था जो कि कुछ ये रहता है। ये सब हमारे सिलेबस में है, बट इसका बहुत ही कम आइडिया हम लोगों को मिलेगा। एक और देखो, एटॉमिक थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो एरिस्टोटल या डाल्टन ने सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी दी, और उसमें यह माना गया कि एटम जो है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। बाद में जाके 1897 में थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन, और बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। तो जो एटम को जो मानते थे कि ये इनडिविजिबल है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये वाली बात भी बदल गई, है ना। आप देख सकते हो कि ये चीजें भी आपस में क्या हो गई, चेंज हो गई। तो जैसे जैसे इंसानों की नॉलेज बढ़ती जाती है उसी के अकॉर्डिंग साइंस भी ग्रो करती है, साइंस भी अपने आप को चेंज करती है ना। न्यूक्लियर फिजन एंड चेन रिएक्शन ऑल्सो सेटिस्फाई आइंस्टाइन इक्वेशन, और आइंस्टीन की जो भी इक्वेशंस हैं वो आगे जाके सही साबित हुई थी। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में ये रिएक्शन काम करती है, इसी का इस्तेमाल करके न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया गया और एटॉमिक बम भी बनाया गया। ओके, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स की बात करते हैं। तो एज आई टोल्ड यू, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स के बिना तो फिजिक्स बिल्कुल गूंगी है। The description of nature becomes easy if we have the freedom to use mathematics। अब देखो, मैंने यहाँ पर एक इतना लंबा चौड़ा सा स्टेटमेंट लिखा है जो कि पढ़ने में काफी मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में समझाऊं तो मैंने बोला दो मास हैं m1 m2, इनके बीच में फोर्स लगता है F और इनके बीच की डिस्टेंस है d। तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होगा m1 और m2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शन में होगा d स्क्वायर के। तो कितनी आसानी से समझ में आ गया ना। तो यहां से हमें ये समझ में आया कि मैथमेटिकली फिजिक्स को समझना इज मोर इजियर, दैट्स वाई वी यूज मैथमेटिक्स। ओके, without knowledge of mathematics it would be much more difficult to discover, understand and explain
द लॉज ऑफ नेचर। तो न्यूटन इन्वेंटेड कैलकुलस, जिसके बारे में मैंने हल्का फुल्का आपको पुराने लेक्चर में बताया है, टू प्रोवाइड हिज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझने के लिए न्यूटन ने कैलकुलस इन्वेंट की। हालांकि अगर आप विकिपीडिया पर जाकर पढ़ोगे तो आपको एक साइंटिस्ट का नाम और सुनने को मिलेगा, जो कि है लेबनीज। तो ये कंट्रोवर्शियल है कि किसने कैलकुलस इन्वेंट करी। तो अभी के लिए हम लोग दोनों को ही मान के चलते हैं, लेबनीज एंड न्यूटन बोथ। ओके। तो स्टीफन हॉकिंग है, इन्होंने बोला, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। लुक अप एट द स्टार्स एंड नॉट डाउन एट योर फीट, ट्राई टू मेक सेंस ऑफ वॉट यू सी एंड वंडर अबाउट वॉट मेक्स द यूनिवर्स एग्जिस्ट, बी क्यूरियस। ओके। हमको इस पूरी सीरीज के दौरान इन दो वर्ड को नहीं भूलना, ठीक है। बी क्यूरियस, और मैं चाहता हूं कि आप लोग हमेशा क्यूरियस रहो। जितने ज्यादा आप क्यूरियस रहोगे उतना ज्यादा आप इस सब्जेक्ट को एंजॉय करोगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ ट्रिगोनोमेट्री फर्स्ट। सबसे पहले हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्री में ये सीखना होता है कि हम एंगल को मेजर कैसे करते हैं, है ना। तो एंगल को मेजर करने का ये तरीका होता है कि आपको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, है ना, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होगी अगर आप इसको ओरिजिन मानते हो तो, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना होता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ, और जितना भी मैं रोटेट हुआ उसी चीज को बोला जाता है एंगल। एंगल का एक फॉर्मूला भी होता है, आर्क अपॉन रेडियस। अभी के लिए ये हमारी आर्क हो गई और ये अपना रेडियस हो गया, है ना। तो आर्क अपॉन रेडियस, ये हमारा फॉर्मूला रहने वाला है एंगल का। अच्छा सर, एंगल को नापते किस में? तो अगर आप 10th क्लास से अभी अभी जस्ट जंप किए हो तो आप लोग बोलोगे कि सर एंगल को नापते हैं डिग्री में, जो कि कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन एंगल की जो सही यूनिट है वो डिग्री नहीं बल्कि रेडियन होती है। तो एंगल को नापा जाता है रेडियन में। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया कि सर एंगल को अगर रेडियन में नापा जाता है तो हम इसे रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने तो डिग्री में एंगल को नापना सीखा है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड सो ऑन। एंड यू आर सेइंग कि एंगल रेडियन में नापा जाना चाहिए, जो कि ज्यादा अच्छी यूनिट होती है। तो सर जैसे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया जाता है, किलोमीटर को मीटर में चेंज किया जाता है, उस तरीके से क्या कोई तरीका है जिससे हम लोग डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दें? तो बिल्कुल तरीका है। तो अभी हम लोग सबसे पहले यही सीखने वाले हैं कि हम डिग्री टू रेडियन कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैं सीधे क्वेश्चन से समझाऊंगा, डिग्री टू रेडियन। तो डिग्री से रेडियन में चीजों को कैसे कन्वर्ट करना रहता है, जल्दी से सीखते हैं। तो मेरे पास कोई डिग्री है, लेट से 30 डिग्री, और मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए बस मुझे क्या करना होगा, 30 इंटू पाई अपॉन 180। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो। थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं इसको। तो 30 से 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 6। तो पाई अपॉन 6 रेडियन बोलो या 30 डिग्री बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 45 डिग्री। तो अगर मुझे 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 45 इंटू पाई अपॉन 180 हो जाएगा, और 45 से ये कैंसिल हो जाएगा बेटा 4 टाइम्स। सो इवेंचुअली यू विल गेट पाई बाई 4, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो लेट्स से मेरे पास इस बार है 210 डिग्री, 210 डिग्री, और इसको भी मेरे को रेडियन में ही कन्वर्ट करने का है। सो व्हाट आई विल डू, मैं पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 7 जा 21 एंड 3 6 जा 18। सो 7 पाई अपॉन 6। तो इस तरह से हम लोग डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, विच इज नॉट अ बिग डील, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट रहता है। अच्छा, इसका उल्टा भी हो सकता है। कभी कभी क्या होगा कि हमको रेडियन में चीजें दी होंगी और हमको उसको डिग्री में कन्वर्ट करना रहेगा, है ना। तो इसको भी हम लोग क्वेश्चन से सीखते हैं, रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री।
तो रेडियन टू डिग्री कैसे कन्वर्जन होगा, तो इसके लिए भी चलो एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। तो पहला एग्जांपल मैं लेता हूँ π/6 का, क्योंकि मुझे पता है π/6 का सॉल्व करके आंसर 30 डिग्री आना चाहिए। सो I am taking π/6. So here what we do, instead of pi मैं 180 डिग्री लिखने वाला हूँ, तो 180 डिग्री अपॉन 6 सॉल्व कर दो इसको, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो रेडियन को डिग्री में बदलना तो और भी ज्यादा आसान होता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 7π/6 ले लेते हैं, लेट से 7π/6। सो इंस्टीड ऑफ पाई आई विल पुट 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 6, 6 3 जा 18, 7 3 जा 21, तो ये हो गया अपना 210 डिग्री, है ना। चलो एक एग्जांपल और बता देता हूं, 2π/5, ये रेडियन में कोई वैल्यू गिवन है, 2π/5 रेडियन वाली फॉर्म बनती है। अब इसको मेरे को डिग्री में बदलना है, तो बस मैं पाई की जगह कितना लिख दूंगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 5, 5 से काट देता हूं इसको, 36 टाइम्स कैंसिल हो रहा है ये, 36 इंटू 2 करूंगा तो 72 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग रेडियन से डिग्री और डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज पहले से आती थी तो वेल एंड गुड, नहीं आती तो स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब क्या क्या चीजें हम लोग सीख कर आते हैं पुरानी क्लासेस में, तो मैं जितने भी बच्चों को अभी तक पढ़ाया है, तो कम से कम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो तो सभी बच्चे सीख कर आते हैं, है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सभी बच्चों को आइडिया होता है, और क्लास 10th में ऐसे पढ़ा दिया जाता है कि ट्रिगोनोमेट्री इज अ स्टडी ऑफ ट्राइंगल्स, जो कि सही नहीं है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में सर्कल की भी स्टडी हो सकती है, और मैं आपको इस बात को प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। तो अभी के लिए मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये जैसा कि आप देख सकते हो 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है, और फिलहाल मैं लेट से इस एंगल को थीटा मान लेता हूं, तो इसकी सामने वाली साइड जो होगी ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, दिस वन इज गोइंग टू बी बेस, और ये वाली साइड जो है अपनी ये हो गई हाइपोटेनियस। ट्राइंगल का नामकरण कर देते हैं, तो ए बी सी, है ना, ये ट्राइंगल हो गया। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम लोगों को पता है कि ये टोटल 6 होते हैं, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितने रहने वाले हैं बालकों, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो रहने वाले हैं, और इनको ना हम लोग लाइन से ही याद करेंगे। अगर आप लोगों ने इस ऑर्डर में याद नहीं कर रखा है तो भाई प्लीज कर लेना। तो पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो रहने वाला है साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सेकंड रहने वाला है कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थर्ड इज टेन थीटा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला रहने वाला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके बाद फोर्थ, इस तरह से याद रखना, फोर्थ इज कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला रहने वाला है बी अपॉन पी। देन वी हैव फिफ्थ सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला इज एच अपॉन बी, एंड लास्ट वी हैव कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला इज एच अपॉन पी। अब यहां पर देखो एक सोचने वाली बात है कि जो टेन थीटा है ये टेंजेंट ऑफ थीटा की शॉर्ट फॉर्म होती है ना, ये सब हम लोगों को पढ़ाया जाता है, टेंजेंट ऑफ थीटा की शॉर्ट फॉर्म टेन थीटा होती है। बट आप मुझे एक बात बताओ कि टेंजेंट सर्कल में होती है कि ट्रायंगल में होती है। टेंजेंट जो प्रॉपर्टी है वो भाई सर्कल के लिए है ना, ये टेंजेंट होती है, और टेंजेंट हमारी ट्रायंगल में आ गई। और ट्रिगोनोमेट्री में हम लोगों ने बोला कि ट्रिगोनोमेट्री इज अ स्टडी ऑफ ट्रायंगल, तो ये बात तो कुछ जम नहीं रही ना। इसी तरीके से सेक थीटा देखो, तो ये हमारा सीकेंट ऑफ थीटा होता है ना, सीकेंट ऑफ थीटा। सीकेंट मतलब एक ऐसी लाइन जो सर्कल को इस तरीके से कट करती है, इसको सीकेंट बोला जाता है। तो यहां पर भी सर्कल आ गया, राइट। तो ट्रिगोनोमेट्री इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टडी ऑफ ट्राइंगल्स ओनली। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग शेप्स की स्टडी करते हैं, कोई भी चीज जहां पर कोई एक पर्टिकुलर शेप बार बार बनती है उस जगह पर ट्रिगोनोमेट्री लग जाती है ना। और क्या सीखा है हम लोगों ने पुरानी क्लासेस में, पुरानी क्लासेस में हमने सीखा कि साइन थीटा जो होता है ये 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा इज 1 अपॉन सेक थीटा,
एंड टेन थीटा इज 1/cot थीटा। इसके अलावा हम लोगों को ये भी पता है कि टेन थीटा का फॉर्मूला इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वाइल द फॉर्मूला फॉर कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये भी कुछ फॉर्मूले हो गए जो हम लोगों को पता है। इसके अलावा हम लोग तीन आइडेंटिटीज भी सीख कर आते थे, है ना, बहुत ही फेमस आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड लास्ट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सब बेसिक बेसिक सी बातें थी जो हम लोग सीख कर आते हैं। अब हम लोगों को बहुत सारी नई चीजें सीखनी है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो लेट्स से कि इफ आई आस्क यू, ये वाला पार्ट काटना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा हम लोग और क्या सीखते हैं? साइन थीटा की टेबल, है ना, ये एक टेबल होती थी, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, कॉट सेक और कोसेक। तो पुरानी क्लासेस में मतलब 10th तक में तो हम लोग 90 डिग्री तक की टेबल याद रखते हैं, बट यहाँ पर हम लोग 180 डिग्री तक की टेबल याद रखेंगे। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। देन वी हैव 120 डिग्री। ये कुछ बच्चों के लिए नया होगा क्योंकि 130 तक सभी लोग नहीं पढ़ते। 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री, ये पूरी की पूरी जो टेबल है ये अपन लोगों को याद रखनी है। कैसे याद करेंगे? तो साइन थीटा की टेबल होती थी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। फिर इसको उल्टा कर दिया जाता था, मतलब ये वाला 1 इधर आ जाएगा, फिर √3/2, होपफुली याद होगा आपको। इस तरीके से इसको फ्लिप कर दिया जाता था। तो 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो ये हमारी कॉस थीटा की टेबल हो गई। अब टेन थीटा की टेबल के लिए मैं क्या करने वाला हूं, मुझे पता है कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है ना, आई ऑलरेडी टॉट यू। नाउ आपको बस क्या करना है, आपको इन वैल्यूज का आपस में डिवाइड करते जाना है, ठीक है। इन वैल्यूज को आपस में डिवाइड करते जाओगे तो 10 की वैल्यू बनती चली जाएगी। और इसमें भी एक चीज का ध्यान रखना है, 0/1 तो 0 आने वाला है और 1/0 होता है अनडिफाइंड। ओके, सो लेट्स सॉल्व। तो 0/1 करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 0। 1/2 और √3/2 करता हूं तो इसका आंसर आ जाएगा 1/√3। 1/√2 और 1/√2 आपस में कैंसिल होकर 1 आंसर देंगे। अगर मैं इन दोनों का डिवाइड करता हूं तो 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 बचेगा, अपॉन में 1 लिखते नहीं है तो √3 आ जाएगा और 1/0 हो जाता है अनडिफाइंड। अब मैं इसको फ्लिप कर दूंगा, तो फ्लिप करने से मेरे पास कॉट थीटा की टेबल आ गई। हो गया काम खत्म। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू कैसे आने वाली है? तो हम सबको पता होना चाहिए कि सेक थीटा एक्चुअल में 1/cos थीटा होता है। तो बस आपको cos थीटा की वैल्यू को उल्टा करते हुए जाना है, मतलब इन सभी वैल्यूज को क्या कर देना है, उल्टा, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना है एंड डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना है, दैट्स इट। तो इसके नीचे थोड़ी सी देर के लिए चलो 1 मान लो, तो 1/1 का आंसर भी 1 ही आने वाला है, तो कुल मिलाकर ये 1 हो गया। अगर मैं इसको उल्टा करता हूं तो ये 2/√3 हो जाएगा। देन √2/1, अपॉन में 1 को क्या ही लिखना, 2/1, इसमें भी अपॉन में 1 को क्या लिखना। इसके नीचे मैंने 1 मान लिया तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 अनडिफाइंड होता है, तो ये अनडिफाइंड हो गया। इसको फ्लिप कर दो तो ये हमारी कोसेक थीटा की टेबल बन गई। ओके, अब बारी आती है कि हम 120 डिग्री वाली जो चीजें हैं उसकी टेबल कैसे बनाएंगे। तो इनकी टेबल बनाना तो और आसान होता है, आपको यहां से चीजों को लिखते हुए जाना है, जैसे कि √3/2, इसके बाद क्या है बेटा 1/√2, देन वी हैव 1/2,
हियर वी हैव 0। इसके बाद देखिए 1/2, 1/√2, √3/2 and we have 1. Now we have under√3, 1, 1/√3 and 0. Then we have 1/√3, 1, √3 undefined। और ये प्रोसेस चलती रहेगी 2, √2, 2/√3, 1। इसके बाद वी हैव 2/√3, √2, 2 अनडिफाइंड। अब बस एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, और वो बात ये है मेरे प्यारे बच्चों कि साइन थीटा और कोसेक थीटा को छोड़कर हर एक के आगे माइनस आएगा, है ना। 90 डिग्री के बाद साइन थीटा और कोसेक थीटा को छोड़कर, तो जो भी वैल्यूज आपको दिख रही हैं उसके आगे माइनस लगा दो। 1 के आगे 0 के आगे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, और अनडिफाइन के आगे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर ये टेबल जो है हमारी ये बन चुकी है 0 से लेकर 180 डिग्री तक की। इसके साथ साथ आपको दो वैल्यूज और याद रखनी है जो कि फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होने वाली हैं। वो वैल्यूज रहने वाली हैं 37 और 53 डिग्री। तो इसके लिए मैं ना ट्रायंगल से तुमको समझाता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक ट्रायंगल बना लिया करो इस तरीके से, दो बना देता हूं, एक 37 के लिए और एक 53 डिग्री के लिए। तो अगर आपके पास आपने एक 3 सेंटीमीटर का साइड बनाई और फिर 90 डिग्री करके एक 4 सेंटीमीटर की साइड बनाई, आप चाहो तो ये खुद से ट्राई कर सकते हो, और आप डी की हेल्प से या प्रोटेक्टर की हेल्प से जब आप इस एंगल को नापोगे तो आपको ये एंगल मिलेगा 53 डिग्री। इसी तरह से अगर आपने ये वाली साइड 3 सेंटीमीटर की बनाई और ये परपेंडिकुलर है, और ये साइड 4 सेंटीमीटर की बनाई, और अगर आप इसको प्रोटेक्टर से नापते हो तो ये एंगल आएगा 37 डिग्री। ओके, तो 37 डिग्री और 53 डिग्री ये भी काफी पूछे जाते हैं। तो इसमें थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेते हैं। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम को यूज करता हूं तो ये वाली साइड 5 आ जाएगी हाइपोटेनियस, और ये भी 5 आ जाएगी। अब मेरे पास तीनों साइड है, तो मैं कोई भी एंगल निकाल सकता हूं। जैसे कि अगर कोई मेरे से लेट से साइन 53 डिग्री की वैल्यू पूछता है, तो साइन 53 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 4/5। इसी तरह से कॉस 53 हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी 3/5, और टेन 53 हो जाएगा 4/3, है ना। इन द सिमिलर फैशन आई कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ 37 ऑल्सो। तो साइन 37 की वैल्यू रहने वाली है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 3/5। कॉस 37 की वैल्यू रहने वाली है 4/5। टेन 37 की वैल्यू रहने वाली है 3/4। ओके, तो ये सब वैल्यूज जो हैं वो अपन को रट लेनी है। अब हम लोगों ने इतना सब कुछ तो सीख लिया, तो क्या हम सभी वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सभी एंगल्स निकाल सकते हैं जो हम लोगों को मैथ्स में सॉरी, अब मैं आप लोगों के लिए ना एक क्वेश्चन बनाता हूँ, बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है, बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये था कि हमको साइन 75 डिग्री की वैल्यू बतानी है, और ये फिजिक्स में यूज होगा भाई, भर भर के यूज होगा। तो नाउ यू वुड से कि सर देखो सुनो जरा, हमने अभी अभी 0 से लेकर 180 डिग्री तक की टेबल रटी है, बट उसमें कहीं पर भी साइन 75 नहीं आ रहा था, तो क्या करें। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ फॉर्मूले हैं उनका डिस्कशन होने वाला है। तो चलिए, फॉर्मूले हैं अपने पास साइन ए प्लस बी। तो ये रहने वाला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। ये सब फॉर्मूले यूज होंगे। इसी तरह से साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला भी लिख देता हूं आप लोगों के लिए। तो दिस इज गोइंग टू बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना। देन वी हैव फॉर्मूला ऑफ कॉस ए प्लस बी।
तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला इज cos a cos b, अगर प्लस है तो माइनस आएगा sin a sin b। जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनके लिए तो इन सब के डेरिवेशंस भी हैं और आप लोग मैथ्स में पढ़ोगे भी, बट फिजिक्स में तो हम लोग ये सब डेरिवेशंस वगैरह नहीं करते, केवल ये फॉर्मूले रट लेते हैं। cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b, है ना। इसके अलावा भी है tan a प्लस बी का फॉर्मूला। सो tan a प्लस बी इज गोइंग टू बी tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b and tan a minus b का फॉर्मूला। So tan a minus b is going to be tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b। Now cot a plus b, तो cot a plus b का फॉर्मूला इज cot a, सॉरी cot b पहले लिखना ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, तो cot b इंटू cot a माइनस वन होल डिवाइडेड बाई cot b प्लस cot a, एंड in this category this is going to be the last formula cot a minus b। तो cot a minus b का फॉर्मूला इज गोइंग टू बी cot b इंटू cot a प्लस का 1 होल डिवाइडेड बाई cot b माइनस का cot a। नाउ अब हमारे पास ये फॉर्मूलों की लिस्ट तो बन गई, कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं जो फिजिक्स में यूज भी होने वाले हैं, तो लेट्स बिगिन। So the first question is that I asked, evaluate first question sin 75, यही पूछा था मैंने आपसे। तो now you can evaluate, क्योंकि अब आपके पास sin a plus b का फॉर्मूला है, तो आप sin 75 को you can break as sin 45 plus 30। now you may ask sir, एक मिनट रुक जाओ, मैं तो साइन 70 को, सॉरी साइन 75 को ऐसे ब्रेक करूंगा साइन 70 प्लस 5, तो ये भी तो 75 का एक ब्रेक डाउन है, बट बिलीव मी हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास कॉमन सेंस है। अगर मैं साइन 75 को साइन 70 प्लस 5 इस तरीके से ब्रेक कर दूंगा तो ना तो मेरे पास साइन में 70 की वैल्यू है ना मेरे पास 5 की वैल्यू है, तो ब्रेक करने का कोई फायदा नहीं है। तो हमको इस तरीके से ब्रेक करना रहेगा कि उन दोनों पार्ट की वैल्यू हो। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर 75 तो इस तरीके से ब्रेक हो गया, बट हर एक नंबर थोड़ी ना इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूं, जैसे लेट्स से कि मेरे पास साइन 80 डिग्री होती, तो क्या आप साइन 80 डिग्री को ऐसे दो एंगल में ब्रेक कर सकते हो जिन दोनों एंगल की वैल्यू आपको पता हो? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री इन सब की वैल्यूज हैं। तो आप 80 डिग्री को 30 प्लस 60 नहीं लिख सकते, वो 90 हो जाएगा। 45 प्लस 30 भी नहीं लिख सकते, कुछ भी नहीं लिख सकते। तो कुल मिलाकर हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो अभी मैं विलिंगली आपको ऐसे क्वेश्चंस दूंगा जिसमें आप इनको दो नोन एंगल में ब्रेक कर पाओ और जो फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ लिखवाए हैं इनका आप यूज कर पाओ। ओके, यही जनरली पूछे भी जाएंगे। तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, ये फर्स्ट वाला साइन ए प्लस बी, इंस्टीड ऑफ ए वी हैव 45, इंस्टीड ऑफ बी वी हैव 30। सो ओपन इट यूजिंग दिस आइडेंटिटी और फॉर्मूला वॉट एवर यू सेइंग दिस। तो साइन ए मतलब साइन 45 कॉस बी कॉस 30 प्लस कॉस ए कॉस 45 साइन बी साइन 30। Now let's solve this. So sin 45 is 1 upon root 2 and cos 30 की वैल्यू होती है root 3 upon 2 plus cos 45 is 1 upon root 2 and sin 30 is 1 upon 2. Now
this thing is going to be root 3 upon 2 root 2 plus 1 upon 2 root 2. Now you can take 2 root 2 as a LCM, and in the numerator part I am getting under root 3 plus 1, and this thing is going to be my answer. So if someone asks what is the value of sine 75, I would definitely say this is equal to under root 3 plus 1 upon 2 root 2. Second question, find the value of cos 15 डिग्री। तो cos 15 डिग्री को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं cos 45 माइनस 30। अब ऑब्वियसली आप में से कुछ बच्चे होंगे जो थोड़े परेशान हो रहे होंगे, वो नहीं सोच पा रहे होंगे कि इसको किस तरीके से ब्रेक करना है। तो बिलीव मी, आप मेरे साथ बने रहो, आपको धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा। ओके, सो हियर आई कैन यूज दिस वाला फॉर्मूला, cos a माइनस बी वाला फॉर्मूला। तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला अगर मैं यूज करता हूं तो इंस्टीड ऑफ a दिस टाइम वी हैव 45 डिग्री, इंस्टीड ऑफ b वी हैव 30 डिग्री। सो cos a cos b प्लस sin a sin b। So solve this. Cos 45 is 1 upon root 2. Cos 30 is root 3 by 2. Sin 45 is 1 upon root 2 and sin 30 is 1 upon 2. Let's figure out. So under root 3 upon 2 root 2 plus 1 upon 2 root 2. I am taking 2 root 2 as a LCM. So in the numerator part I am getting under root 3 plus 1, and this is going to be my answer. Now let's try third question. So the question is, find the value of cot 105 डिग्री। अब आप cot 105 डिग्री को कैसे ब्रेक करोगे भला? तो इसके लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट ये यूज कर सकते हैं कि हम 105 को ब्रेक करेंगे 60 प्लस 45 में, क्योंकि 60 की वैल्यू भी है 45 की वैल्यू भी है। अब मुझे यहां पर यूज करना पड़ेगा cot a प्लस बी का फॉर्मूला। cot a प्लस बी का cot b इंटू cot a माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो cot a प्लस बी, a की जगह पर तो 60 हो गया, b की जगह 45 हो है ना। तो cot तो cot 45 1 रहता है, cot 60 होगा 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। cot 45 1 होता है, 45 डिग्री है ये, 60 डिग्री है ये, और cot 60 की वैल्यू मैंने बताई है 1 अपॉन रूट 3। थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको। है रूट 3 आंसर आने वाला है 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3। तो ये आंसर होने वाला है। अब मैं आप लोगों के लिए ना कुछ होमवर्क प्रॉब्लम दे रहा हूं, ये आप लोग खुद से ट्राई करना करो, इनका आंसर आपको मिलेगा लेक्चर 2 में।